देखो बबुआ, कल के क्लास में हमने त्रिकोणमिति अनुपात का डिटेल जानकारी लिया है। आज हम देखेंगे कि इस त्रिकोणमिति अनुपात का यूज कहाँ करते हैं कि सवाल बनाने में हमको आसान हो। यह त्रिकोणमिति अनुपात हम जानते हैं कि मुख्य रूप से 3 होता है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। इन तीनों का उल्टा कॉसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कॉट होगा। आई बात समझ में? ये हम जानते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात हमारा पूरा का पूरा 6 हो जाता है। अब यह जब 6 हो जाता है तो इन्हीं का यूज हम कहां करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, वो जानने वाले हैं कि इन सब का यूज कहां कहां होता है। तो सबसे पहले देखो, ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है, हम जो साइन, कॉस, टेन कहते हैं, तो इसमें देखो त्रिकोणमिति हमारा बबुआ ना, सारा का सारा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। त्रिकोणमिति में जितने भी सवाल आएंगे, जितने भी आकृति वाला सवाल आएगा, उस सगरी का सगरी समकोण त्रिभुज के आधार पे ही आएगा। किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन हो, पूरी त्रिकोणमिति की मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये तो निश्चित बात हो गई कि कोई भी सवाल दे, अगर आकृति वाला दे रहा है तो उस सवाल में समकोण त्रिभुज बनेगा जरूर। आई बात समझ में? तो यह समकोण त्रिभुज पे त्रिकोणमिति टिका होता है। तो यह समकोण त्रिभुज है क्या, अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता है। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं बबुआ? जिस त्रिभुज का एगो कोणवा 90 डिग्री का हो, आप बचे दूगो कोणवा न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आई बात समझ में? समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो और बचे 2 कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि वह कोण जिसका मान 90 से छोटा और 0 से बड़ा होता है, अर्थात जिसका मान 0 और 90 के बीच में होता है, उससे न्यून कोण कहते हैं। यानी कि वह कोण जिसका मान 0 और 90 के बीच में होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। इन दोनों कोणवा का मानवा, इसका भी मानवा, इसका भी मानवा 0 और 90 के बीच में होगा। अब देखो कंडीशन का आता है, किसी भी त्रिभुज का कोण जो होता है वो कोण 3 होता है। कोई भी त्रिभुज बन जाता है तो उसका कोण 3 ही होता है, और उन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। अर्थात जब हम इन 2 कोणों को और इसको जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आना चाहिए? 180 अंश आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी हो, इसमें इस कोण का मान 90 अंश दे दिया हो और इन दोनों कोणों का मान नहीं दिया हो, तो इन दोनों कोणों का मान हम इतना निकाल देंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर और इसको भी जोड़ने पर हमारा 180 अंश आना चाहिए। अर्थात समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी
प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश होता है बबुआ हमारा ई। यानी कि यह सिंबल हमारा, यह सिंबल कोण का है बबुआ, यह सिंबल कोण का होता है। तो 1 2 3 तीन कोणों को हमने जोड़ा तो 180 अंश मान आया। चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, खास करके समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो इस समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इतना बतिया समझ में आया। हमने पहले ही एक बात निश्चित कर दिया है कि किसी भी कंडीशन में समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। तो बबुआ इस समकोण त्रिभुज में जो ये दो कोण होते हैं इनको हम बोलते हैं थीटा। अर्थात यह जो थीटा होता है, यहाँ जो थीटा लिखा है, हम बोलते हैं ना कि साइन थीटा, हाँ ये बोलते हैं। तो यह थीटा क्या है बबुआ? यह थीटा हमारा कोण होता है। अब कौन कोण होता है? वह कोण होता है जो दोनों न्यून कोणों में से कोई एक कोण होता है। चाहे यह थीटा होगा चाहे यह थीटा होगा। आई बात समझ में? अब देखो इस समकोण त्रिभुज में कुछ कंडीशन आ जाते हैं कि इसमें यह भुजा कौन सी होती है, यह भुजा कौन सी होती है, यह भुजा कौन सी होती है। हमने कोणों को तो जान लिया कि एक कोणवा 90 अंश का होगा और दो कोणवा न्यून कोण होगा, जिसमें से दोनों कोणवा थीटा होगा। किसी एक को थीटा मानेंगे तो किसी दूसरे को अगला कुछ मानेंगे। हाँ, तो हमने ये तो तीन जान लिया, लेकिन भुजाओं के भी बारे में तो जानना है ना। तो देखो बबुआ, समकोण त्रिभुज की एक गुण होता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारा कोण कहलाती है। आई बात समझ में? कहीं भी बात करे थीटा की तो थीटा का मतलब होता है कोण और कुछ नहीं। यह थीटा का सिंबल ऐसे होता है, इसको हम दर्शाते हैं, इसको हम थीटा बोलते हैं, जो हमको कोण के बारे में बताता है। हाँ? तो देखो इसको भी हम थीटा मान सकते हैं, लेकिन इसका मान हमको पता है 90 अंश, इसलिए इसको थीटा नहीं मान रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा, यह जो सामने वाली भुजा है, यह वाली भुजा, इसको हम कर्ण कहते हैं। आप पूरा त्रिभुज में या पूरा त्रिकोणमिति में कर्ण निश्चित होता है, बदलता नहीं है। अब ये रेखा बची, ये रेखा बची, ये दोनों रेखावा बदलती रहती है। इन दो रेखावा को हम क्या कहते हैं? तो इन दो रेखावा को पहचानने के लिए हमको थीटा की जरूरत पड़ती है। आई बतिया समझ में? हम जो साइन कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, तो थीटा की जरूरत क्यों पड़ती है? थीटा की जरूरत इसीलिए पड़ती है ताकि इस रेखा को और इस रेखा को हम पहचान सके, तभी थीटा की जरूरत पड़ती है। और कोण के मान को निकालने के लिए भी थीटा की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम त्रिकोणमिति में थीटा का उपयोग करते हैं। आई बतिया समझ में? थीटा का सिंबल यह होता है, इस थीटा का मतलब कोण होता है। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखो इस भुजा को और इस भुजा को हम पहचानेंगे कैसे? तो हम इन दो कोणों से पहचानते हैं। जब हम इस कोण को यदि थीटा मानेंगे, एक्स वाई जेड मान लेते हैं कि ई समकोण त्रिभुज है, इसमें से पहला कोण को हम थीटा मान रहे हैं, एक्स वाले कोण को थीटा मान रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। आई बात समझ में? हमने
कर्ण को तो जान लिया कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यानी ये वाला भुजा कर्ण होगी। और कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है। हाँ, तो यह कर्ण के बारे में हमने जान लिया। तो एक तो भुजा कर्ण हो गई और एक तो भुजा लंब हो गई, क्योंकि ठीठा हमने इसको माना तो ठीठा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। यही ना बच रहा है। हाँ, तो ये जब बच रहा है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे कि यह भुजा आधार हो गई। अब देखो, हमने कहा कि कर्ण निश्चित होता है, लेकिन ये लंब और ये आधार बदलता रहता है। तो अगर हम x वाले कोण को ठीठा माने हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और बची भुजा आधार होगी। लेकिन यदि हम इसी त्रिभुज में अगर हम इसको इस x वाले कोण को ठीठा न माने इस z वाले कोण को ठीठा मान ले, तो अगर हम इसको ठीठा मान रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, बबुआ लंब कहलाएगी। तो अर्थात ये लंब हो गया और ये तो पहले से कर्ण है ही है। अब बची ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आई बात समझ में? देखो, कर्ण निश्चित होता है, लंब बदलता है, आधार बदलता है। आधार और लंब कोण के अनुसार बदलते हैं। अगर हमें एक कोण का मान निकालना हो तो उसको हम ठीठा मानकर उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएंगे। इसमें यह फिक्स है कि जिस कोण का मान निकालते हैं या जिसको हम ठीठा मानते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। चाहे हम अगर इसको मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा यह लंब कहलाएगी, जो इसमें यहां माने हैं तो यह लंब हो गई और यह आधार हो गई। अगर इसको मान रहे हैं तो ये लंब हो गई, ये आधार हो गई। हमने क्या जाना, हमने तीनों कोणों के बारे में जान लिया और तीनों भुजाओं के बारे में जान लिया। हम यह क्यों जाने हैं, हम यह इसलिए जाने हैं ताकि हम इस त्रिभुज को मापन ज्ञात कर सके। त्रिकोणमिति का तात्पर्य है का, पहले क्लास में बताए थे कि त्रिकोणमिति का तात्पर्य है कि किसी भी त्रिभुज के मापने से है। और त्रिकोणमिति, जब हम त्रिभुज के मापन का अध्ययन करते हैं उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इसलिए हमने तीनों भुजाओं को जाना, तीनों कोणों को जाना, ताकि हम इन तीनों कोणों को माप सके और तीनों भुजाओं के द्वारा इस त्रिभुज को माप सके। तब हमने यह प्रक्रिया अपनाई। तो इसमें हमारा बात का हो जाता है, कर्ण लंब आधार मालूम हो जाता है। तो एगो हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ थे, वो गणितज्ञ देखे कि हमने समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब आधार के बारे में तो जान लिया, लेकिन इसमें हम करेंगे क्या, इन भुजाओं का, ये सब क्या है बबुआ, ये भुजा है, ये सब जो है वो भुजा है का, खाने वाला भुजा नहीं जी, लावा मकई का भुजा नहीं, ये रेखा वाला भुजा, यह रेखा है, रेखा वाला भुजा है। तो हमने भुजाओं को तो जान लिया कि इसमें लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, हाँ? लेकिन इन भुजाओं को निश्चित मान कैसे मापा जाए, तो वो पाइथागोरस पर मैं सोच रहे थे और देख रहे थे, तो धीरे धीरे सोच रहे थे तो उनके मनवा में विचार चला कि ओहो, हम क्या करते हैं ना कि कोणवा का स्क्वायरवा कर देते हैं, क्योंकि यह कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो इसका स्क्वायर कर दिए, इसके बराबरवा में हम बचे दो भुजाओं का यानी कि लंबवा का आधारवा का स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा इस कंडीशन से एगो प्रमेय बन जाएगा। इस प्रमेय से हम
भुजाओं को निश्चित मान ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ ई कोण वाला भुजा 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर है, लंब वाला 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर है। ये हम निश्चित मान हम रेखाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरस, गोबर नहीं जी, पाइथागोरस, गोरस होता है। ये पाइथागोरस एक प्रमेय दे दिए, का प्रमेय दे दिए कि फार्मूला दे दिए कि कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका शॉर्ट रूप होता है कि हम कोण का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यह शॉर्ट रूप होता है। तो इस प्रमेय से हम त्रिभुज के भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। ई प्रमेय बहुत मतलब खचड़ा होता है, ये हम लोगों का पीछा छोड़ता ही नहीं है। ई त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल लगाए ना, ई त्रिकोणमिति के बीच में ऊपर नीचे कहीं भी पूछ देता है, ई पीछा छोड़ता ही नहीं है। तो ई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है हर सवाल लगाने के लिए। तो इसको याद रखा जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे हमारा क्या ज्ञात होगा, भुजाओं का निश्चित मान ज्ञात होगा। एक फार्मूला याद रखे रहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, जिसमें से अगर 2 का मान पता हो तो 1 का निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो देखो हमने बात कर लिया थीटा का। तो हमने जब थीटा का बात किया तो कोई लड़कवा साइन कहता है और कोई लड़कवा साइन थीटा कहता है। इसमें अंतर का है, ये जो बबुआ साइन होता है ना, ये साइन हमारा त्रिकोणमिति अनुपात होता है। जहां भी सिर्फ खलिया साइन लिखा हो उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि यह साइन या यह कॉस या यह टेन हमारा क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात होता है। लेकिन इसी साइन के अगवा थीटा लगा दे, कॉस के अगवा हम थीटा लगा दे, टेन के अगवा हम थीटा लगा दे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये कोण हो जाता है। अर्थात थीटा किसको दर्शाता है, थीटा कोण को दर्शाता है, इसलिए हम साइन थीटा कहते हैं। थीटा का मतलब कोण को बता रहा है कि कोण हमारा कौन सा है, साइन खलिया कॉस खलिया टेन ई त्रिकोणमिति अनुपात को बताता है। अंतर समझ गए, साइन और साइन थीटा में क्या अंतर होता है। तो साइन हमारा सिर्फ त्रिकोणमिति अनुपात को बताता है और साइन थीटा हमारा कोण को बताता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी जब बात क्लियर हुई तो एक लाइन में हम लोग दोहरा लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला साइन कॉस टेन, इन तीनों का उल्टा हमारा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। अब इन तीनों का 3 से मिलकर 6 बने। इन 6 का यूज कहां करते हैं यह हमने जाना है, ताकि आसान हो सवाल लगाने में। जब हम सवाल लगाने में इन तीनों का यूज जान जाएंगे तो सवाल आसानी से लग जाएगा। तो यूज हम कहां करते हैं, त्रिकोणमिति हमारा समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। त्रिकोणमिति में कोई भी कंडीशन आए, इस कंडीशन में हमेशा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज हर जगह बनता है अगर आकृति वाला सवाल पूछे तो इस समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति अनुपात का हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, कोणों को ज्ञात करने के लिए। समकोण त्रिभुज होता क्या है, एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी 2 बचे कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 और 90 के बीच में आने वाले कोणों को न्यून कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 अंश होता है और समकोण त्रिभुज के 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और बचे 2 भुजाओं में से हम 2 कोणों में से किसी एक कोण को थीटा मानते हैं
तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, अब बची भुजा आधार कहलाती है। अगर हम इसको थीटा माने तो यह भुजा लंब होती है और यह आधार होती है। अगर हम इसको थीटा माने तो इसको जब हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन है? लंब है, इसको लंब हम कहेंगे और इस बची हुई भुजा को आधार कहेंगे। यह बात कॉमन है और जरूरी है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमारा लंब होती है। यह बात क्लियर हो गया। अब बचा भुजा आधार हो जाएगा, क्योंकि तीन ही भुजा होती है, खाने वाला भुजा नहीं, रेखा वाला भुजा। उसके बाद से इसमें पाइथागोरस पर में पढ़ा हमने कि एगो पाइथागोरस थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया था, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूला से हम इस तीनों रेखाओं का निश्चित मान ज्ञात करेंगे। और थीटा का मतलब होता है कोण, यह ध्यान रहे। यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर जगह आपको काम देगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई। कल हम और अच्छे से जानकारी हासिल करके अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, मैं ये सब आप लोगों को पढ़ा क्यों रहा हूं? ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर ये सब आप लोगों को पता रहेगा, बबुआ तुम लोगों को इस सगरी पता रहेगा तो सवालिया आसान लग जाएगा। सवालिया में लगाने में अगर 4 घंटा टाइम लगेगा तो ये सब पता रहेगा तो इससे 2 ही घंटा में सवालिया लग जाएगा सारा का सारा। ये सब नहीं पता रहेगा तो 4 घंटा लगेगा। इसलिए ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब हमारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है तो सवाल अपने आप से लग जाते हैं। इसलिए हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सवाल के पीछे नहीं भागना है। सवाल तो अपने आप से लग जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट जब हम क्लियर करेंगे तो सवाल अपने आप से लग जाएगा। और कॉन्सेप्ट यही है, इसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और त्रिकोणमिति हमारा कॉन्सेप्ट पे ही आधारित होता है। इतनी बात समझ में आई?